FM लाइफलाइन। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं ऋतु संधू, मेरा नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं पीजीआई चंडीगढ़ के र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अमन शर्मा। स्टूडियो में आपका स्वागत है डॉक्टर अमन शर्मा। नमस्कार ऋतु जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, उनका सवाल सुनते हैं। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरे ना घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है और मेरे को थोड़ी उंगलियों में प्रॉब्लम है और गर्दन में है। ओके। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब अपने पास में जो भी कोई फिजिशियन या डॉक्टर है उसको जाके दिखाइए, तो वो ये निर्धारित करेगा कि ये गर्म गठिया है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं, या ये ठंडा गठिया जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो सिर्फ घुटनों में अमूमन असर करता है, जैसे कि आप कह रहे हो कि किसी ने आपको बताया कि ग्रीस कम हो गई है या उसमें स्पेस कम हो गया है। मैंने चेक करवाया था, उन्होंने ग्रीस का बोला है ना। पर अगर आपके हाथों में भी दर्द है और हाथों में अगर अकड़न है, सूजन है, हाँ जी, गर्दन में भी दर्द है या पीठ में भी दर्द है, तो फिर भी ये एक गर्म गठिया होने की भी इसमें संभावना हो सकती है। ये जांच कराएं और फिर कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, उसके बाद पता चल सकता है कि ये किस प्रकार का गठिया है। यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आम लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या डिफरेंस है एक र्यूमेटोलॉजिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन में। जी ऋतु जी, यही तो सबसे बड़ी एक विडंबना है जी कि रूमेटोलॉजी और रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए विश्व स्तर पे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वो सारे लोगों को पता है कि जो दवा देते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, और कार्डियक सर्जन होता है जो सर्जरी करता है। जी। इसी तरीके से जो जोड़ों या हड्डियों की सर्जरीज करते हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं। जी। बट जोड़ों की बीमारियों का इलाज करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस का इलाज करते हैं, वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है जो पीजीआई का, उसमें किस प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है? ऋतु जी, ये अगेन फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस जो हैं उसमें गठिए के विभिन्न प्रकार आते हैं जी। और कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस और सॉफ्ट टिश्यू की जो बीमारियां हैं वो लाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं। गठिए में ये जानना जरूरी है कि गठिया, आम लोग समझते हैं कि गठिया एक ही बीमारी है, बल्कि गठिया एक टर्म है जिसमें भी गांठ मींस जोड़ की बीमारी। बट अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखें, 100 से ज्यादा तरीके के गठिए के प्रकार होते हैं। बिल्कुल। और सही इलाज उस पर डिपेंड करता है कि सही डायग्नोसिस बनता है या नहीं बनता है। तो हम जो इलाज करते हैं, हम गठिए के अलग अलग प्रकार का इलाज करते हैं। उसमें चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे सोराइटिक आर्थराइटिस हो, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो, ये सारे गठिए के जो विभिन्न प्रकार हैं। उसके अलावा हम बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज लाइक SLE है, स्क्लेरोडर्मा है और शोग्रेन सिंड्रोम है, मसल डिजीजेज हैं इन्फ्लेमेटरी लाइक इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस है। यहाँ कुछ जानलेवा बीमारियां होती हैं जिनमें कि खून की जो नसें हैं उनकी इन्फ्लेमेशन, जिसको वैस्कुलाइटिस बोलते हैं जी, जो कि जानलेवा भी हो सकती है, उसका भी इलाज करते हैं। और रेयर डिजीजेज हैं, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस और बहुत सारी विभिन्न बीमारियां हैं जिनका हम इलाज करते हैं। जी। डॉक्टर अमन शर्मा, आपने जब बात की वैस्कुलाइटिस की, तो ये आपका सिस्टेमिक वैस्कुलाइटिस एंड रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, इसके ऊपर आपने बहुत रिसर्च की है और इसके लिए आपको बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। क्योंकि ये भारी भरकम शब्द हैं, तो आम भाषा में आप हमें समझाइएगा कि ये क्या है। एक्चुअली ऋतु जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो एक हिंदी का फ्रेज है कि हमें ये जानना जरूरी है कि भेड़ की खाल में कहीं कोई भेड़िया तो नहीं है। जी जी। सो ये जो वैस्कुलाइटिस बीमारियां हैं, ये भेड़ की खाल में भेड़िए जैसा एक सिमिलैरिटी दी जा सकती है, क्योंकि ये मल्टी सिस्टम डिजीजेज हैं। और इन डिजीजेज में भी शुरू में सिर्फ जोड़ों में दर्द या जोड़ों में सूजन हो सकती है। अच्छा। बट इसके अलावा अगर ऑल सिस्टम्स में इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि वैस्कुलाइटिस भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज वेसल और बहुत सारी तरीके की इसकी सब टाइप्स हैं। बट मोटे मोटे में अगर जोड़ के अलावा किडनी की इन्वॉल्वमेंट है या लंग की इन्वॉल्वमेंट है या नसों की इन्वॉल्वमेंट है या ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो वैस्कुलाइटिस हो सकता है।
तो उसमें तभी कोई भी आम आदमी सोचेगा कि मेरे को सिर्फ गठिया है, बट वो गठिए से भी ज्यादा गंभीर समस्या कोई हो सकती है। इस करके ही डॉक्टर को जल्दी देखना बहुत जरूरी है, जो डॉक्टर को मिलना। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने जो बातें बताई, इससे तो ये लगता है कि ये गठिया सिर्फ हड्डियों की बीमारी नहीं है, जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये तो शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है ऋतु जी आपकी जी। कि इवन जो गठिया भी है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, वो भी बीमारी सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं है। जी जी। इसका डायरेक्ट इफेक्ट बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स पे भी होता है। दीज आर, जिसको हम कहते हैं ये मल्टी सिस्टम बीमारी है। ये भी अगर हम एक प्रोटोटाइप रोमेटॉइड आर्थराइटिस को भी लेके चलें तो उसमें जोड़ों के अलावा लोग ये जानते हैं कि हड्डियां खराब हो गई, हाथ टेढ़े हो गए और डिफॉर्मिटीज हो गई, वो तो डैमेज होता ही है, बट उसके अलावा ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का एक मैनिफेस्टेशन है कि उसमें लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसमें आई में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किडनीज इफेक्ट हो सकती हैं अगर लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड बीमारी रहे। अच्छा। और ये दूसरी बीमारियों को भी एक्टिवेट कर सकती है या उसको प्रीडिस्पोज कर सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक है। हम लोग सब जानते हैं कि डायबिटीज से हार्ट अटैक हो सकता है, हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक हो सकता है, बट अनकंट्रोल्ड गठिया भी एक एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है जिसमें स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें हार्ट अटैक हो सकता है, उसको भी प्रीडिस्पोज करता है अनकंट्रोल्ड आर्थराइटिस। डॉक्टर साहब, आपने जो बातें बताई हैं, ये आई एम श्योर कि जो सुनने वाले हैं वो भी हैरान हुए होंगे, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत बड़ी नॉलेज है। वैसे तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमारा बहुत लंबा इलाज चलता है, तो हम दूसरी पद्धतियों से करवाते हैं तो हम ठीक हो गए। ये कैसे फर्क है? इसमें ऋतु जी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे मैंने कहा कि आम आदमी ये समझता है कि गठिया एक ही तरह की बीमारी है। जो मेरे को गठिया है और जो दूसरे मरीज है जो इसको मैं जानता हूं उसको भी शायद उसी तरह का होगा, बट हो सकता है कि जो एक बंदा है उसको एक ऐसा गठिया हो जिसको जैसे फॉर एग्जांपल हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसका कि इलाज लंबे समय तक चलना है, और दूसरे आदमी को एक रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जो कि किसी इन्फेक्शन के बाद, डायरिया के बाद या यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन के बाद या सोर थ्रोट के बाद ट्रांजिएंट आर्थराइटिस हो जाता है, जो 4 से 6 हफ्ते में अपने आप चला जाता है, जिसकी कि लंबे समय तक इलाज कराने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। तो दोनों को कंपेयर करना और दोनों में कहना कि अगर हम पहले प्रिज्यूम करके चलते कि दोनों का इलाज लंबा चलेगा, बट अगर हम सही डायग्नोसिस बनाएंगे तो हमारे को पता है कि एक प्रकार है जिसमें इलाज लंबा चलेगा और दूसरा प्रकार है जिसमें कि बीमारी सेल्फ लिमिट हो जाती है 4 से 6 हफ्तों में, और वही मरीज हैं जो जाके कहते हैं कि हमारी तो दवाइयां बंद हो गई हैं, आप कहीं और इलाज करा रहे हो, आप हमारी जगह पे इलाज कराइए। उसके कारण ये भ्रम ज्यादा फैलता है। वाकई में डॉक्टर अमन शर्मा, आपने जो ये बात हमें बताई है, ये पहली बार ही हमें पता चली है, और आई एम श्योर कि हमारे सुनने वाले भी इससे बहुत जागरूक हुए होंगे कि हर एक तरह का जो जोड़ों का दर्द है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो रिमेटोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकता है कि ये एक्चुअली इसका इलाज कैसे होगा। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि ये बीमारी किस उम्र में हो सकती है? क्या ये बच्चों में भी होती है? ये अगेन ऋतु जी डिपेंड करता है। जनरली ये यंग अडल्ट्स में होती है ज्यादातर गठिए की बीमारियां, और फिर उसके ऊपर सब टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सी वाली हम बात कर रहे हैं। बट अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये बच्चों में भी होता है जी। छोटे बच्चों में भी गठिया होता है जिसको हम JIA बोलते हैं, यंग अडल्ट्स में होता है, मिडिल एज में होता है, और इवन कुछ प्रकार हैं जो एल्डरली ऑनसेट में ज्यादा होते हैं। तो कोई भी उम्र ऐसी नहीं है जिसमें कि गठिया नहीं हो सकता, बट ज्यादातर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस चाइल्डहुड टू यंग अडल्टहुड में हो जाता है। जी। एक कॉलर ऑनलाइन है, तो डॉक्टर साहब हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी जी। गुड आफ्टरनून। हाँ जी डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में है, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी रीढ़ की हड्डी की नोक सरकारी 5 से 10 साल हो गए, तो मतलब 2 मार के कैब हुए हुआ है। ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? मेरी उम्र 68 साल ਦੀ। अच्छा जी, तो ये है कि अगर रीढ़ ਦੀ हड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ हैं, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਲੰਬਰ ਸਪੌਂਡਿਲੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਨਸ ਕੋਈ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਜੋ ਦੇਖਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਈਕਲ ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਈ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਾਉਂਦਾ ਪੈਦਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮੈਟोलॉजी ਚ ਆ ਕੇ दिखाओ। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरी मदर को 75 ईयर ओल्ड है जी। उनको राइट हैंड में काफी पेन रहता है और बहुत खून टाइप में हो जाती है जैसे, और वैसे सेम ही लेग में रहता है। 75 ईयर्स पे मैडम आपके मदर को राइट नी में प्रॉब्लम है? नी में नहीं सर, हैंड में ऊपर, जैसे कंधे से लेके जी, पूरी, हाँ जी, पूरी बाजू में दर्द जाता है? हाँ जी, पूरी बाजू में दर्द जाता है, जैसे करंट की तरह दर्द जाता है, ऐसा है? हाँ जी, कई बार तो सुन्न हो जाती है, बिल्कुल सुन्न हो जाम जाता है। तो जो आप बता रहे हो तो उसमें ये जोड़ से ज्यादा नर्व की प्रॉब्लम मुझे लगती है, जिसमें नर्व हो सकता है कि गर्दन में कोई दब रही हो, जिसके कारण लहर की तरह दर्द जाता है और हाथ सुन्न भी होता है। उसके लिए आई थिंक ये प्योर गठिए का प्रकार तो नहीं लगता, बट फिर भी इसको कि ऑर्थोपेडिक्स में या न्यूरोसर्जरी में दिखाना चाहिए आपको। यहाँ हमारे पास आना है तो आप हमारे पास भी आ सकते हो, हम एग्जामिन करके कंफर्म करेंगे और उस हिसाब से इलाज होना चाहिए, इलाज संभव है। हाँ जी, एक बैक पेन में, बैक में भी जैसे जैसे जो ये कमर के नीचे वाला लोअर हिस्सा है, हाँ, तो फिर वही खत्म सा लगता है। समझ गया मैं, तो हो सकता है कि नस उनकी गर्दन में और नीचे लंबर स्पाइन में कोई सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, जिसके कारण ये हो सकता है। आप उनको ला के दिखाइए, तो अगर सही डायग्नोसिस बनेगा तो सही इलाज होना चाहिए। सर क्या डे है इनके यहाँ पे ऑर्थोपेडिक के? ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी हर रोज होती है, रूमेटोलॉजी की ओपीडी वेडनेसडे फ्राइडे होती है पीजीआई में। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे थे आपसे, तो जब आपने बात बताई थी हमें वास्कुलाइटिस के बारे में, तो आपको इसके बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आप हमें बताइएगा कि क्या अवार्ड्स मिले हैं आपको? रितु जी, पीजीआई एक ऐसा सेंटर रहा है शुरू से जहां पे कि कॉमन बीमारियों का इलाज तो होता ही है जी, बट नॉट सो कॉमन और रेयर बीमारियां भी जो हैं वो भी, उसके बहुत सारे मरीज यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो जो मेरे पहले सीनियर्स थे डॉक्टर बामरी और उससे पहले डॉक्टर देवधर थे, उन्होंने एक अच्छी फाउंडेशन रूमेटोलॉजी की यहाँ रखी थी। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि एक बड़ी गर्व की हमारे लिए बात है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर में रूमेटोलॉजी क्लिनिक हिंदुस्तान में सबसे पहले पीजीआई में शुरू हुआ था जी, 1971 में, और डॉक्टर देवधर ने एक क्लिनिक शुरू किया था और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में क्लिनिक शुरू हुए। 1972 में चेन्नई में हुआ और 1973 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ। डॉक्टर मालविया ने क्लिनिक शुरू किया, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है। हमको सिखाया गया है और हम आगे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि जो सामने नजर आ रहा है उसके भ्रम में जो उसके आसपास एक बड़ी पिक्चर है उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर कोई जोड़ की तकलीफ में भेड़ की खाल में भेड़िया है और जिससे मरीज की जान जा सकती है, अगर हमारे में थ्रेशोल्ड पिकअप करने का लो नहीं होगा तो कल को वो हम माइल्ड बीमारी मानते हुए मिस कर सकते हैं, जिसके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और उस ट्रेनिंग की बैकग्राउंड में हम लोग शुरू से ही बहुत सेंसिटिव रहे हैं। हमने यहाँ पे धीरे 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 करके एक काम शुरू किया उसमें। हाँ, जो हमारे फोर फादर्स ने शुरू किया था उसके ऊपर हमने जो नींव रखी थी उसके ऊपर बिल्ड किया है। हमारे लार्जेस्ट कोहॉर्ट्स हैं, कुछ में एंका वैस्कुलाइटिस में है, या एक हमने रेयर डिजीज जो कि पहले सिर्फ बच्चों में जानी जाती थी, जिसमें कि स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब 5 बार स्ट्रोक हो गया, 6 बार स्ट्रोक हो गया छोटे बच्चों में, वो हमने आइडेंटिफाई किया कि वो पूरी दुनिया में 2014 में बीमारी पहली बार डायग्नोज हुई थी, पता चला था बीमारी का, जिसको डाडा 2 बोलते हैं। वो हमने देखा कि वो मरीज जो हैं वो अडल्ट्स में भी हमने देखने शुरू किए और हमने काम किया, इकट्ठा किया और उसको पब्लिश भी किया और वो बड़ा रिकॉग्नाइज भी हुआ। इनफैक्ट जो एनआईएच से कॉन्फ्रेंस हुई डाडा 2 के ऊपर, उसके ऊपर दे ऑनर्ड इन अ वे कि उन्होंने प्लेनरी ओपनिंग लेक्चर मेरे को कहा उसमें देने के लिए डाडा 2 के ऊपर। और हमने ये दिखाया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, जैसे जैन अग्रवाल कम्युनिटी में अगर यंग स्ट्रोक्स हो रहे हैं तो यू मस्ट थिंक अबाउट दैट डिजीज, बिकॉज अगर आप डायग्नोज करते हो और ट्रीटमेंट आप शुरू करते हो तो स्ट्रोक्स दोबारा नहीं होते। अच्छा जी। और उसमें गठिया तो होता ही है, गठिया भी हो सकता है, स्ट्रोक्स भी होते हैं, इवन आंतड़ी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फिर उसके अलावा हमने फिर इंडियन वैस्कुलाइटिस रजिस्ट्री शुरू करी, यहाँ पे रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ट्राइटिस रजिस्ट्री शुरू करी। हम वर्ल्ड के जो नेटवर्क्स हैं उसका पार्ट बने, जो नया क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज बने उसमें पहले हमने पेशेंट्स का कंट्रीब्यूट किया, फिर आई वाज आस्क्ड टू रिव्यू दैट डेटा आल्सो फॉर दोज क्राइटेरिया।
और रिसेंटली जो हुआ है NIH USA ने उस काम को हमारे को रूमेटोलॉजी ग्रैंड राउंड्स जो कि NIH US बेथेस्डा में है उसको प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया। ऑल्दो कोविड के कारण वो वर्चुअली प्रेजेंटेशन हुआ, बट मैं मानता हूं कि वो एक बड़ी ऑनर की बात थी किसी भी डॉक्टर के लिए टू टेक रूमेटोलॉजी ग्रैंड राउंड्स ऑफ NIH। तो डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछिए। अरे साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे घुटनों में दर्द 12 साल से। अच्छा जी। एक में ज्यादा एक में कम है जी। तो क्या इसका प्रिकॉशन है, क्या है, कोई इलाज पॉसिबल है क्या? हाँ, इलाज जरूर संभव है। हर परिस्थिति में हर स्टेज पे इलाज संभव है। वो आपकी अगर जोड़ों में सूजन होती है, घुटनों के अलावा और भी कई जोड़ों में तकलीफ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है? हाँ, उतरती है, चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई सुबह उठने पे इसमें कोई अकड़न वगैरह होती है? उस टाइम थोड़ी परेशानी होती है, उसके बाद में जो रेगुलर। तो वैसे देखिए, बिना देखे डायग्नोज बनाना, जैसे हम कह चुके हैं कि गठिए के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बिना एग्जामिन करे डायग्नोसिस पिन पॉइंट करना तो मुश्किल है। बट कहानी से ऐसा लगता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो उसमें अगर आप आएंगे तो आपको लाइफस्टाइल चेंज क्या करना है, जमीन पे नहीं बैठना, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, ज्यादा चौंकड़ी नहीं मारनी, लो लाइंग सोफा चेयर पे या कुर्सी पे नहीं बैठना है। कुछ एक्सरसाइजेज बताई जा सकती हैं कि जिससे आगे वियर एंड टियर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग होगी ताकि आगे ये ना बढ़े, और कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं कि जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। बट ये तभी किया जा सकता है कि जब आप किसी डॉक्टर को मिलें, वो एग्जामिन करे, कंफर्म करे, अगर जरूरत है तो एक्सरे करे, और फिर आपको गाइड करे कि क्या आपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है और कौन सी आपने दवाई खानी है। इसमें पैदल चलना कोई फायदा तो नहीं, नुकसान जाएगा? देखिए, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो लिमिटेड आपको चलना चाहिए जितना आप चल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा रन करना, यहाँ आजकल ट्रेडमिल बहुत ज्यादा फैशन में है, तो उस पर ट्रेडमिल के ऊपर रन करना थोड़ा सा कई बार अवॉइड करना चाहिए। बाकी अमूमन जितना आम बिना बहुत ज्यादा पेन हुए आप चल फिर सकते हैं, तो वो मसल की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। और ये साइकिलिंग भी कर सकते हैं आप, मतलब विद इन लिमिट साइकिलिंग कर सकते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्टेज है बीमारी की, उस पर डिपेंड करेगा। वो तो एग्जामिन करने के बाद ही बताया जा सकता है। बट अगर आप आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग के लिए कोई मनाही नहीं लगती है। खाने पीने कोई प्रकाशन वगैरह कोई परहेज नहीं है, बस आप स्वस्थ खाना खाइए, स्मोकिंग मत कीजिए, शराब मत पीजिए, घर में बना हुआ स्वस्थ खाना खाइए। जी जी। ओके, बहुत धन्यवाद जी आपका। डॉक्टर साहब, देखिए, अक्सर लोग ये समझते हैं कि गठिया का कोई इलाज नहीं है, तो इसके बारे में आप बताइएगा कि कहते हैं जो हमारी दवाइयां हैं, जिसको अंग्रेजी दवाइयां कहते हैं कहते हैं उसका इलाज तो बहुत लंबा है और हम कोई देसी दवाई खाकर ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये अगेन बहुत बड़ा भ्रम है कि जो पहले लोग कहते थे कि एक बार गठिया हो गया तो अब इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता जी। अगर मैं कहूंगा कि मेडिकल साइंस की किसी भी ब्रांच की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन जो है वो रूमेटोलॉजी की बीमारियों में ही आया है लास्ट 3-4 दशकों में। कि अगर 90s में जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, अर्ली 90s में, 91 में मैं एमबीबीएस में गया था, उस वक्त जब हमारे को पढ़ाया जाता था तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये क्या 2 या 3 दवाइयां होती थी। बट आज अगर बात करें तो कम से कम 25-30 बहुत ज्यादा इफेक्टिव दवाइयां, में भी ज्यादा ही होंगी, दवाइयां अवेलेबल हैं। तो इतनी दवाइयां रिसर्च होने के बाद, बहुत सारे ट्रायल्स होने के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आई हैं। तो पहले जैसे कहते थे कि इलाज भी करेंगे तो उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी, हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, वो आज सही नहीं है। आज अगर मरीज समय पे आ जाता है, मतलब पहले साल या 2 साल के अंदर आ जाता है और सही इलाज शुरू कर लेता है, तो उसको हो सकता है कि साथ वाला बंदा बिल्कुल पहचान ही नहीं सकता कि इसको कभी गठिया था। तो इतनी इफेक्टिव दवाइयां हैं, बहुत सारी सेफ। दूसरा, लोग भ्रम करते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। ये बहुत ज्यादा सेफ दवाइयां हैं। हर दवाई का एक अलग मॉनिटरिंग पैरामीटर होता है जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है। एलोपैथी में कभी भी कोई भी दवाई एक्सपेरिमेंटल तरीके से नहीं आती। बहुत सारे ट्रायल्स के फेजेस होते हैं, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, उनके बाद ही क्लिनिकल केयर में दवाइयां आती हैं। तो उनका जो दवाइयां आती हैं उनके साइड इफेक्ट जनरली नोन होते हैं और उनका क्या मॉनिटर करना है, कितने टाइम पे मॉनिटर करना है, वो भी नोन होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमने टेस्ट खून के साल 1 महीने में या 2 महीने में करने थे, मरीज ने दवाई चालू कर दी और 6 महीने, साल तक या 2 साल तक टेस्ट ही नहीं कराए, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा मरीज की समझ की और उसकी डॉक्टर को फॉलो करने में है, रादर देन की दवाइयों से साइड इफेक्ट होने के। जी, मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए। ऑल दीज मेडिसिन आर वेरी वेरी रीजनेबली सेफ मेडिसिन एंड दे हैव वेरी गुड आउटकम। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, किस तरह के लक्षण एक पेशेंट को महसूस होते हैं कि उसे लगे कि हाँ, अब इसको एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है, ना कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को?
वेरी गुड। ये देखिए बात यह है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वाले हर मरीज को रूमेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या गर्म गठिया क्या है? गर्म गठिया ये है कि अगर जोड़ों में दर्द के अलावा जोड़ों में सूजन है, अगर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, अगर सुबह सो के उठे और आप मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहे, या कोई भी पेरिफेरल जॉइंट है, नी है या एंकल्स हैं, वो सुबह उठने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा तक अकड़ा रहता है अगर जी और उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि ESR CRP वगैरह बढ़ा हुआ है, तो ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होने की संभावना है। उस परिस्थिति में टाइम वेस्ट किए बगैर इमीडिएटली रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जी। और इसके अलावा जैसे हमने पहले बात करी, अगर कोई भी और ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, चाहे आई इन्वॉल्व है, चाहे हार्ट इन्वॉल्व है, या लंग इन्वॉल्व है, या किडनी इन्वॉल्व है, तो ये सिर्फ गठिया नहीं हो सकता कि और उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं जी। फिर तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमन शर्मा, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस हमें लेकर आने चाहिए अपनी जिंदगी में ताकि हम एक अच्छी सी जिंदगी जी पाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेन, जैसे जिसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिसमें कोशिश करनी चाहिए कि तनाव ना हो किसी किस्म का, क्योंकि हमें पता है कि हालांकि इंसान है, स्ट्रेस होना पॉसिबल है, हर बंदे की लाइफ में होता है, बट अनअवॉइडेबल स्ट्रेस जो है, मतलब स्ट्रेस को कम करके रखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, खाने पीने में जो न्यूट्रिशनल हेल्दी चीजें हैं वो खाएं। और जो कई लोग अमूमन सोचते हैं कि गठिए में पनीर नहीं खाना, दालें नहीं खानी, बै वाली चीजें नहीं खानी हैं, तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक तरह का गठिया होता है जिसको बोलते हैं गाउट, उसमें भी अल्कोहल वर्जित है ज्यादा, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा परहेज करना है। हालांकि अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज खाने के बाद आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो एक डायरी मेंटेन कीजिए, जिस दिन फ्लेयर हुआ उस दिन आप डायरी में नोट कीजिए कि क्या आपने खाया है जी। नेक्स्ट टाइम भी आप डायरी में नोट कीजिए, फिर आप देखिए कि कोई कॉमन चीज है जिसके कारण फ्लेयर हो रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। बट एज ए रूल कोई भी चीज मनाही नहीं है, आप इलाज कराइए, आप हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड ना खाइए, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में आगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की या डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने की रिस्क ज्यादा रहेगी, और आप अनहेल्दी बर्गर्स खाएंगे या पिज्जाज खाएंगे तो उससे वो रिस्क और बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। नियमित व्यायाम कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हैव गुड स्लीप। सो ये सारी चीजें हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए गठिए के साथ। ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम जैसे भी डॉक्टर बोलता है डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक्सरसाइजेस सीखिए कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जी और कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है जी। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ज्यादातर क्या होता है कि जो एक पेशेंट है उसको बहुत पेन रहता है या वो बहुत अनकंफर्टेबल है, तो वो ज्यादातर मैंने देखा है कई लोग अवॉइड करेंगे मेडिसिन लेना, बोलेंगे कोई बात नहीं, ये इसकी हमें आदत पड़ जाएगी, ये नहीं लेंगे, तो इसका भी कुछ गलत असर होता है बॉडी पे? ये बिल्कुल आपका सही सवाल है, फिर से अब बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसे मैंने कहा आज की तारीख में इलाज बहुत अच्छा संभव है, बट अगर एक बार डैमेज हो गया, अगर आप से फॉर एग्जांपल आपने साल 2 साल 3 साल 4 साल दवाई नहीं ली और हड्डी की जो सरफेस है वो इरोड हो गया जी, फिर जो उसकी जो डैमेज हो गया उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। सो ये बीमारी एक ऐसी है, मैं अपने पेशेंट्स को एक एग्जांपल देता हूं कि हार्ट अटैक हुआ, जैसे सबको पता है हार्ट अटैक में तुरंत इलाज करना पड़ता है, नहीं तो मरीज की जान पे बनाती है जी। बट गठिए में जो डैमेज होता है वो 3 महीने 6 महीने साल के अंदर होता है, तो फिर भी मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बीमारी मरीज को काफी टाइम देती है। ऐसा नहीं है कि अब आप रात को सोए सुबह गठिए के साथ उठे और आपकी उंगलियां टेढ़ी हुई हैं जी जी, ऐसा नहीं होता। दिस अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, which means this disease gives you enough time to get treated, unlike a heart disease which may not give you any time to get treated. तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और अगर वो डॉक्टर कहता है, हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि वो बहुत लंबे समय तक दवाई देंगे और वो यही बोले कि ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है, उसमें जो दिमाग के पीछे एक डर होगा वो भी तो सेटल डाउन हो जाएगा ना, कि ज्यादातर मेरे को संभावना है कि लंबे समय तक इलाज की एलोपैथी में भी जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें डॉक्टर साहब, क्योंकि अवॉइड नहीं करना चाहिए। जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो सही डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे वैस्कुलाइटिस की इस इंटरव्यू के दौरान, तो हम जानना चाहते हैं कि वैस्कुलाइटिस के ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि ये बीमारी का ऑनसेट हो गया है?
ऋतु जी, जैसे मैंने कहा कि गठिए के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसे ही वैस्कुलाइटिस की भी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। ये बेसिकली हार्ट के अंदर से ब्लड वेसल निकलता है जिसको लार्ज वेसल बोलते हैं। उसके बाद जो ऑर्गन्स के अंदर आर्टरीज जाती हैं उनको मीडियम साइज्ड वेसल्स बोलते हैं, और जो ऑर्गन के अंदर छोटी आर्टरीज हैं उनको स्मॉल वेसल्स बोलते हैं। तो डिपेंडेंट अपॉन कि कौन से वेसल की सूजन है जो हार्ट से मेन निकला है, दैट इज लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस। वो दो तरह का होता है। एल्डरली में हेडेक, विजन लॉस के साथ आ सकता है। अच्छा। और यंग फीमेल्स में टाकायासु आर्थराइटिस होता है जिसमें कि हाइपरटेंशन होती है, पल्सेस चली जाती हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, किडनी के ऊपर असर हो सकता है। मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस जो है उसमें बुखार होता है, जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है, और स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, नर्व्स का डैमेज हो जाता है, हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। उसको पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा बोलते हैं। उसी का एक वेरिएंट है डाडा 2, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, और बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस में साइनस डिजीज होती है, जैसे नाक में खून आ गया, नाक बंद हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बलगम में खून आ सकता है, फेफड़ों में खून भर जाता है एक्चुअली कई बारी, या उसमें कैविटीज बन जाती हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, स्किन रैश हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाता है। अच्छा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस में होती हैं। एस्थमा टाइप में अगर कोई एल्डरली ऑनसेट एस्थमा है जिसके ऊपर स्किन रैश हो रहा है साथ में, और नर्व डैमेज हो रहा है या किडनी डैमेज हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, तो वो वैस्कुलाइटिस हो सकता है। बच्चों में आईजीए वैस्कुलाइटिस होता है, और कावासाकी डिजीज होती है। फिर वेरिएबल ओरल जेनाइटल अल्सर्स, आई डिजीज, मतलब आंखों मुंह में छाले बनना, पेशाब के रास्ते में जख्म बनना, विजन लॉस होना, और उसके बाद ये कई बारी जो बड़ी आर्टरीज हैं उनके गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं और वो रप्चर होने से जान भी जा सकती है। वेरिएबल वेसल वैस्कुलाइटिस है। फिर सिर्फ ब्रेन का वैस्कुलाइटिस हो सकता है। फिर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के साथ हो सकता है, कई बार इन्फेक्शंस के साथ, हेपेटाइटिस बी के साथ, हेपेटाइटिस सी के साथ वैस्कुलाइटिस होता है जी। और मेलिग्नेंसीज के साथ एल्डरली ऑनसेट में कैंसर एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस हो सकता है। सो ड्रग्स के साथ हो सकता है। तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जी। वो अगर हम सही डॉक्टर के पास जाएंगे, एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तभी वो डायग्नोसिस बन सकता है, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस जो है वो इन परिस्थितियों में लाइफ सेविंग हो सकता है। वाकई में। तो आर्थराइटिस जो है वो सिर्फ एक हड्डियों की बीमारी ना रहते हुए भी वो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी इक्वली डिस्ट्रॉय कर सकती है। डॉक्टर अमन शर्मा, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दें। जो गठिया है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों और बड़ों में हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो गठिया है वो ट्रीटेबल है। जो मिथ है कि गठिए का कोई इलाज नहीं है वो गलत है। और तीसरा है कि गठिए के बहुत सारे प्रकार हैं, जो इलाज है वो सही प्रकार के डायग्नोसिस के ऊपर ही निर्भर रहेगा, और आपको एक सक्षम रूमेटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए अपने गठिए के इलाज के लिए। अगर आप सब लोग ये याद रखेंगे तो आई एम श्योर ये जो गठिए के मरीज हैं उनकी लाइफ में एक की चेंज लेके आएगा। डॉक्टर साहब, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में हमें बताइए। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये यंग अडल्ट्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जी। ये एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको आम भाषा में पीठ का गठिया भी बोल देते हैं। ये सेक्रोइलैक जॉइंट से शुरू होता है। ये स्पाइन जो है उसको इफेक्ट करता है, जिससे कि स्पाइन फ्यूज भी हो सकती है। मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, जकड़न होती है, गर्दन बेड में करवट लेने में तक में दिक्कत होती है लोगों को। सुबह आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा तक बंदा उठ नहीं सकता जी। और इसके अलावा दर्द तो होती है पीठ में। पीठ के अलावा पेरिफेरल जॉइंट्स जो हैं, नीज हैं, एंकल्स हैं, उनमें भी इसका असर हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ जॉइंट से कन्फाइंड नहीं रहती है बीमारियां, इससे आंख पे असर होता है, हार्ट की जो वेल्व्स हैं उनके ऊपर असर हो सकता है, और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी असर हो सकता है। तो ये एक जीन होता है जिसको HLA-B27 बोलते हैं। ये बेसिकली सारे HLA-B27 एसोसिएटेड जीन्स वाले जो लोग हैं उनकी प्रिडिस्पोजिशन ज्यादा होती है। अच्छा। तो उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। जी जी। इसका भी बहुत सक्षम इलाज आजकल संभव है, और इसके साथ सही लाइफस्टाइल चेंज और सही एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ही ड्रामेटिक असर डाल सकती हैं इलाज में और मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ में। मतलब कुल मिला के जो हमने सारी बातें की, इसमें डॉक्टर अमन शर्मा बात की थी, मंत्रा ये था कि वक्त से अपना इलाज करवाएं और सही डॉक्टर के पास जाएं, यानी कि रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन में फर्क होता है। दोनों अपनी अपनी पद्धतियों में जो है माहिर हैं।
तो डॉक्टर अमन शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें रूमेटोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए रितु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए। जी, तो आज के FM लाइफलाइन में हमारे मेहमान थे प्रोफेसर डॉक्टर अमन शर्मा, जो PGI चंडीगढ़ के रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तकनीकी सहयोग दिया अरुण बावा ने। तो इसी के साथ FM लाइफलाइन समाप्त करने की ऋतु संधू को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। FM लाइफलाइन।